हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप सब अच्छा कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं जीत बैच में। मैं आपका मेंटर रैम्बो सर। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और फटाफट से अपनी अपनी जो भी बच्चे अभी वीडियो देखने वाले हैं, एक बार फटाफट से अपनी अपनी प्रेजेंट दे दीजिए कि भाई जो बच्चा वीडियो कंटिन्यू देख रहा है वो अपनी अटेंडेंस लगा दे, क्योंकि सिस्टम में आपको क्लास लेनी होगी तो शायद बेटरली अपना रिजल्ट दे पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि भाई सारा का सारा टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं पूरा फ्री। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज पढ़ने वाले हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये आपने 12th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा, क्योंकि यह सीबीएसई में भी टॉपिक ये अक्सर आता है, हर साल क्वेश्चन देखा जाता है। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। वहां पढ़ते थे इसको बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। कुछ इस टाइप से इक्वेशन दी होती, कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दी होंगी। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ऐसे 3 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी और आपसे बोला जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करिए। भाई सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर मैं बात करता हूं मैट्रिक्स मेथड की, तो आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा। पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करते थे। पहले आप इसको क्या करते थे? मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते थे? द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन बी एक्सप्रेस एज। भाई सीधे सीधे बोला है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिड्यूस करना था। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और x इज इक्वल टू वॉट, a को जब डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी, क्योंकि मैट्रिक्स को कभी भी हम डिवाइड नहीं करते, ऐसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपने एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, बट डिवाइड में इसको नहीं लिखते। तो डिवाइड में लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, पावर क्या हो जाएगी? -1, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स। वेयर, अब आपको पता होगा ये a क्या होता था बच्चे? a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। पहले x के कोफिशिएंट मतलब a1 a2 a3, here b1 b2 b3 c1 c2 and c3, and what is x? x y and z, and what is b? b होता है जो इक्वल टू में दिया होगा, दैट इज व्हाट, d1 d2 d3। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते थे। भाई सॉल्व करने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना। और एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? आपको नजर आ रहे होंगे बच्चे, एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? जो गौर से देखो जरा, ये है हमारे कैपिटल एक्स के इक्वल। इसका मतलब मुझे कैपिटल एक्स कैलकुलेट करना है। और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है बच्चे? ए इनवर्स इंटू बी। मतलब सिंपल, आपको क्या करना है? ए इनवर्स कैलकुलेट करना है और बी से मल्टीप्लाई करनी है, दैट विल योर आंसर। अब ए इनवर्स कैसे निकालते थे आप? ए इनवर्स होता था स्टूडेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ए इनवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल योर आंसर। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। यानी ये पूरा का पूरा टॉपिक डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा, जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसके 3 मेथड हुआ करते थे। आपने देखा होगा, ग्राफिकली भी पढ़ा होगा और एल्जेब्रिकली भी। अगर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो उसे हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर 2 लाइनें ऐसी थी कि वो पैरेलल जा रही हैं तो हम बोलते थे नो सॉल्यूशन। और अगर 2 लाइनें कुछ ऐसी हैं कि वो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है तो उसे बोलते थे हम मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा
वहां हमारे 3 मेथड होते थे, तो इसी पे डिटरमिनेंट के ऊपर बेस, उसके बेस पे इसके भी 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है बच्चे? फर्स्ट केस बनता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो डेफिनेटली इनवर्स आएगा, तो इनवर्स कुछ ना कुछ तो आएगा। इनवर्स अगर आएगा तो उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई जेड की वैल्यू भी कुछ आएगी। तो इसका मतलब हुआ अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है देन देयर विल यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसके यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंस, और सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चे? कंसिस्टेंस। ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंस का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन होने चाहिए, आइदर मैनी और यूनिक, बट सॉल्यूशन होने चाहिए। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंस है। दूसरा केस बनता है अगर मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं, ये अगर 0 आ गया, तो आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मतलब ए इनवर्स नहीं आने वाला। तो यहां से 2 केस बनेंगे, देयर विल आइदर मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, या तो मैनी होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। अब कब मैनी सॉल्यूशन होंगे और कब नो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? ए फर्स्ट पार्ट, इफ अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो आपने क्या करना है बच्चे? आपने क्या करना है? आपने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आपने कैलकुलेट करना है बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो भी 0 आ गया तो हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंस। ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है। इसी में मैं आपको अलग अलग मेथड सिखाऊंगा कि एग्जाम में जब जेईई में जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो और कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। बट पहले समझते जाइए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डीपली पढ़ना होगा पूरा, इसलिए आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। एक और केस बनता है इसका आपका, इफ अगर मैं बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चे? नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब नो सॉल्यूशन। अब ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। इस मेथड से अगर आप करोगे, ये सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जेईई के जो क्वेश्चन हम करते हैं, भाई मैंने कहा ना आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि यहां मैं आपको सारे मेथड सिखाऊंगा, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां आपने क्या करना होगा इसके बाद, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बात करता हूं, ये वाला मेथड, एक मेथड तो ये होता है, एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। तो कोशिश करिएगा जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है इसी को सॉल्व करने का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, बाय डिटरमिनेंट कहें या क्रैमर रूल। क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मेथड को दिया, इसीलिए इसको क्रैमर्स रूल भी बोला जाता है। C1z इज इक्वल टू D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, here A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। कहता है इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने के हमारा मेथड क्या होता है? क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल कहता है x इज इक्वल टू D1 बाय D, y इज इक्वल टू D2 बाय D एंड z इक्वल टू D3 बाय D। ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, यानी इससे डायरेक्टली हमारे x बाय z की वैल्यू आ जाती है। अब कितनी आराम से मैंने लिख दिया D1 बाय D, D2 बाय D। अब स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन, व्हाट इज D? आपके मन में विचार आया होगा कि D क्या है, D1 क्या है। तो देखिए जरा D1 क्या है बच्चे, वेयर D इज व्हाट? D होता है मेरे बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ x बाय z के कोफिशिएंट, मतलब A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। जब मैं D1 की बात करूंगा, D1 जरा ध्यान से देखिएगा, D1 की मैं बात करूंगा तो आपने करना क्या है D1 के केस में, गौर से देखिएगा।
D1 की मैं बात करूंगा तो फर्स्ट कॉलम D1 के केस में फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट, तो ये क्या आने वाला है, ये आ जाएगा बच्चे D1, D2, D3, उसके बाद B1, B2, B3, C1, C2, C3। बाकी सॉल्व करना तुम्हें आता ही होगा, वही प्लस माइनस प्लस। इनको इजी करने के लिए आप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, जीरो बना के इसको इजी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए जरा, जब मैं D2 की बात करूंगा, ध्यान दीजिए 2, सेकंड की बात करूंगा तो इस सेकंड वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा इससे और बाकी सब सेम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, D1 बोला तो मैंने फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आ गया, ये आ गया, बाकी सेम एलिमेंट है। और जब मैं D2 की बात करूंगा तो सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा और बाकी सब सेम, यानी ये A1, A2, A3, यहां बस क्या होगा D1, D2, D3, इधर आएगा बच्चे C1, C2 एंड C3। एंड D3 की मैं बात करता हूं अगर, तो D3 विल व्हाट, थर्ड कॉलम इज रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट, ये आ जाएगा बच्चे A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3। इस तरह से आप D1, D2, D3 कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इनको कैलकुलेट करिए और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, वही हमारे सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट जैसे मैंने अभी बताया, मैट्रिक्स मेथड में इसके कितने केस हो सकते थे, 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहां भी इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, या तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब वो कैसे डिसाइड करें, देखो जरा। फर्स्ट केस, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड di इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब d 0 ना हो और di मतलब D1, D2, D3 ये भी 0 ना हो, तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनकी, और जब कुछ वैल्यू होगी तो एक्स वाई जेड की भी कुछ वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देन देयर विल यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा बच्चे इसका, यूनिक सॉल्यूशन। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस, और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी मतलब हैविंग सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हुआ, बट सॉल्यूशन होंगे। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चे, दूसरा केस बनेगा हमारा, अगर मैं ये कह दूं कि d 0 है एंड di भी 0 है, सब 0 है, तो इस केस को बोलते हैं हम मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, मैनी सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्व करने को बोले, सॉल्व देम टेकिंग x और y और z एज के मान के सॉल्व करना पड़ता है। मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके। अब मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंस, इसको भी क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंस। नेक्स्ट है थर्ड वन, अगर मैं कहूं इफ d तो 0 आ जाए एंड di ये 0 ना हो, d तो 0 आ जाए बट di 0 ना हो, तो इस केस में बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चे, नो सॉल्यूशन। एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ये बहुत कम पूछा जाता है। जनरली जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, हर साल आता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा आपको। मतलब ये टॉपिक तो ये मान के चलिए 100% आने वाला टॉपिक है, इसको मोहर लगा लो भाई, क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहेगा। जब जैन में आप पेपर दोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहां से क्वेश्चन आता है, लिख लेना इस बात को। इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चांसेस बनते हैं वैसे यहां से ज्यादा, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। पहले मैं यही क्वेश्चन दिखाऊंगा करके, कोई बात नहीं, अभी देखिए वाला। इसी में एक टॉपिक और बनता है बच्चे, एक टॉपिक और बनता है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले ये तो जान लें ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बच्चे ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये जानिए जरा। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 होगा, ये इक्वल टू 0 अगर दिए होंगे, ध्यान रखिएगा कई बार वो ऐसी इक्वेशन भी होंगे जिसमें 0 होगा बट वो होमोजेनियस नहीं होगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट पार्ट इस साइड लिख देगा। वो जिसमें कांस्टेंट पार्ट सारे क्या हो जाएं, 0 आ जाएं, तो समझ जाना वो होमोजेनियस इक्वेशन है। और अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो उनको कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर मैं इसको क्रैमर्स रूल की बात करता हूं तो जरा गौर से देखिएगा भाई, x था क्या हमारा अभी d1/d, y क्या था d2/d, z क्या था d3/d। समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। वेयर d क्या था बच्चे, d क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x y z, मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एंड जब मैं d1 की बात करता हूं तो मैंने अभी बताया आपको 1 वाले केस में क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे 0 0 0 और बाकी सेम रहेंगे, यानी b1 b2 b3, इधर c1 c2 c3। और अगर याद हो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर 0 है तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं d2 की, तो d2 में क्या होता है बच्चे, सेकेंड कॉलम इज रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट, बाकी सेम a1 a2 a3 c1 c2 c3। और यहां सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 0 0 0। जब पूरा कॉलम 0 है इसका आंसर भी क्या आएगा, मतलब 0, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चे 0। एंड जब मैं बात करूं d3 की, तो d3 क्या होता था बच्चे, थर्ड कॉलम इज रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट, तो ये आने वाला है a1 a2 a3 b1 b2 b3। और यहां क्या आ जाएगा बच्चे 0 0 0, ये आ जाएगा 0 0 0, यानी कि ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप देख रहे होंगे इसका मतलब ये तो सारे 0 आ गए, d1 d2 d3। इसका मतलब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है बच्चे, डी पे डिपेंड करता है। अब जरा समझिएगा, अब डी पे डिपेंड करता है तो कंडीशन क्या आने वाली है। पहला केस, इफ अगर डी 0 आ गया, पहला केस अगर डी 0 नहीं आया, डी 0 नहीं है मतलब डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में 0 नहीं है, तो जैसे वहां होता था यूनिक केस, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन तो होंगे इसके, बट यहां इसको बोलते हैं देन देयर विल ओनली ट्रेवल सॉल्यूशन। ट्रेवल सॉल्यूशन क्या होंगे इसको बच्चे, ओनली ट्रेवल सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसको बोलते हैं हम ओनली ट्रेवल सॉल्यूशन। और ट्रेवल सॉल्यूशन होंगे दैट इज क्या होंगे, वो होंगे बच्चे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। वाई बिकॉज ये d, भाई d कोई वैल्यू है आपके पास, सपोज k है, तो और d1 d2 d3 सब क्या आ रहे हैं 0, सब क्या आ रहे हैं 0, तो x क्या होगा d1 अपॉन d, d1 कितना है बच्चे 0, 0 अपॉन k 0, 0 अपॉन k 0, तो सबका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे x y z इक्वल टू 0 हो जाएंगे, इसे बोलते हैं ओनली ट्रेवल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है बच्चे केस, नेक्स्ट क्या आता है, इफ अगर d 0 है देन देयर विल नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन, इस केस को बोलते हैं नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। और अगर वो कहे आपसे कि अगर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन है तो सॉल्व देम, तो इनको सॉल्व एक तरह से मैनी सॉल्यूशन का करेक्ट करेगा ये, क्योंकि सारे 0 जाएंगे, भाई d 0 आ गया तो क्या हो गया मैनी सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रेवल को मैं ये भी कह सकता हूं क्या आ गया ये मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और अगर मैनी सॉल्यूशन है तो क्या करते हैं इस केस में, सॉल्व देम टेकिंग x और y और z एज k, किसी एक को k मान के तब सॉल्व करते हैं। अगर मैं किसी एक को k मान लूं, वैसे ही आपको सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि जेई में तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बाई चांस, आज तक बना नहीं क्वेश्चन, लेकिन बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या करें, किसी भी एक को अगर मैं k कंसीडर कर लेता हूं, सपोज मैंने z को k कंसीडर कर लिया, सपोज मैंने z को k कंसीडर कर लिया, और मैं अगर फर्स्ट टू इक्वेशन में रख दूं तो क्या आ जाएगा बच्चे मेरी फर्स्ट इक्वेशन, a1x प्लस
b1y, और z को मैंने k कंसीडर कर लिया, क्या आ जाएगा बच्चे c1k। c1k इज कांस्टेंट वैल्यू, इसको चले जाएंगे माइनस का क्या आ जाएगा c1k। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का c2k। अब तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और आप देख रहे होंगे भाई z तो मैंने k मान लिया, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x और y की, मतलब टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के लिए हमें क्या, दो इक्वेशन चाहिए। ये दो इक्वेशन से आप फिर उनको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो जो वैल्यू आएगी वो भी किस फॉर्म में आएगी, k की फॉर्म में आएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वो भी k की फॉर्म में आएगी। इसका मतलब x y z हमारे तीनों किस पे डिपेंड करेंगे, k पर। यानी k की वैल्यू जितनी रखते जाओगे उतने इसके आंसर आते जाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सॉल्यूशन सारे किस पे डिपेंड करेंगे, k पर। तो इट मींस व्हाट, ओवरऑल अगर मैं सिंपली बात करूं तो आपको आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सबको दिमाग से निकाल दीजिए, आपके पास दो ही तरह के सॉल्यूशन है, एक तो सिंपल सॉल्यूशन आएगा और एक होमोजेनियस आएगा। सिंपल सॉल्यूशन अगर आएगा तो आपने क्या करना है बच्चे, क्रामर्स रूल से करना है। एमसीक्यू का कोई भी क्वेश्चन आए आपने लगाना है क्रामर्स रूल, और क्रामर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d और z इक्वल टू d3/d। ये आपको पता है d1 d2 d3 क्या होते हैं। इसके बेस पे हमारे पास 3 सॉल्यूशन बनते हैं, 3 केस बनते हैं, और वो 3 केस क्या क्या हैं वो आपने देखिए। तो ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ये बस माइंड में आपके होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, किस टाइप का सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, बस वही प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, देखिए कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या दिया बच्चे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जरा चेक करें, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दिया है। देन अल्फा, अल्फा बिलोंग करता है बच्चे 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। अल्फा कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इज इक्वल टू, तो बताइए इसमें केस क्या होगा, इसमें से एंगल पूछा गया है आपसे बच्चे, एंगल पूछा गया आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, एंगल पूछा गया। यस, चेक करिए जरा भाई, इक्वेशन क्या दी है आपको, इक्वेशन दी है x प्लस √2 साइन अल्फा y प्लस √2 कॉस अल्फा z इज इक्वल टू 0 है। फिर अगेन x प्लस कॉस अल्फा y प्लस साइन अल्फा z इज इक्वल टू 0 है। x प्लस साइन अल्फा y माइनस कॉस अल्फा z इज इक्वल टू 0 है। आपको नजर आ रहा होगा बच्चे सारे 0 के इक्वल हैं, सारे 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन। क्या है बच्चे, ये होमोजेनियस इक्वेशन। अब क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है और उसने बोला है नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है, मतलब नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन का मतलब d0, तो इसका मतलब आपको पहले d कैलकुलेट करना था। और d क्या होता है बच्चे, इनके कोफिशिएंट, दैट इज व्हाट 1 1 1, और ये कितना है √2 साइन अल्फा, इधर कॉस अल्फा, इधर साइन अल्फा, इधर √2 कॉस अल्फा, इधर साइन अल्फा, और इधर माइनस कॉस अल्फा। ये इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 0 है। ये इज इक्वल टू क्या है, 0 है। समझ में आ गया होगा था। अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास अलग अलग मेथड है। एक तो तरीका है मैं यहां से 0 बना लूं, 1 1 है तो, जो हमने प्रॉपर्टीज में लास्ट टाइम देखा था। अगर आप 0 नहीं बनाना चाहते, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही सेम। पहले क्या करोगे आप, प्लस माइनस प्लस। अगर मैं 1 लेता हूं, सपोज 1 लेता हूं मैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई कितना, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का ले लेते हैं √2 कितना साइन अल्फा। अगर माइनस का √2 साइन अल्फा लिया तो आपको पता है रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चे, माइनस का कॉस अल्फा माइनस का ये साइन अल्फा, और प्लस का ये कितना है हमारे पास √2 कॉस अल्फा लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आया हमारा साइन अल्फा और प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये पूरा 0 के इक्वल है। सिंप्लीफाई करिए। अगर मैं यहां से बच्चे माइनस कॉमन ले लेता हूं, आपको नजर आ रहा होगा माइनस में बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। यहां से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है बच्चे, √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा,
इस किस से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बच्चे, प्लस रूट टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इधर रूट टू साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये माइनस रूट टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा कैलकुलेशन में फोकस करें। ये आया बच्चे -1 प्लस, गौर से देखिए जरा बच्चे, यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। ये आप देख रहे होंगे कितना है, रूट टू साइन कॉस। यहां भी कितना है बच्चे, रूट टू साइन कॉस। रूट टू साइन कॉस, रूट टू साइन कॉस मतलब 2 टाइम रूट टू साइन कॉस, 2 रूट साइन कॉस, 2 रूट साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए रूट टू को तो मैं यहां लिख देता हूं, 2 टाइम होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 अल्फा। ये हो जाएगा बच्चे, फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों को देखो, इसको देखो और इसको देखो। अगर मैं यहां से माइनस रूट टू कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा मैंने क्यों किया, नजर आ रहा होगा आपको। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या होता है ये कॉस 2 थीटा। तो बच्चे ये कितना आ गया हमारे पास, -1 प्लस रूट टू साइन 2 अल्फा माइनस रूट टू कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर मैं 1 को इस साइड ले जाऊं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, रूट टू साइन 2 अल्फा और इधर माइनस रूट टू कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ गया, 1 आ गया। अब मैं क्या करूं इसको, भाई रूट टू तो वैल्यू कोई होती नहीं इसकी, रूट टू तो वैल्यू होती नहीं इसकी। अगर मैं डिवाइड कर दूं बोथ साइड बाय 2, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा कितना बच्चे, 1/√2 साइन 2 अल्फा और इधर माइनस 1/√2 कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। आप लगा दीजिए फॉर्मूला। आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता था कुछ कुछ, यहां 2 केस बन सकते हैं आपके। भाई एक तो केस आप बना सकते हो इसको क्या, कुछ कुछ माइनस कुछ कुछ, कुछ कुछ माइनस कुछ कुछ, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन लगा सकते हो, या साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, ये भी लगा सकते हो। अगर मैं साइन के साथ कॉस लगाता हूं तो क्या आने वाला है बच्चे, देखो आपको याद होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कितना है, देखो साइन 2 अल्फा 1/√2 को कॉस π/4 और माइनस ये आ गया कॉस 2 अल्फा और साइन π/4, क्योंकि आपको पता होगा साइन 45 और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ऐसा मैंने क्यों किया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और ये कितना है बच्चे 1/2, दिस 1/2। यहां फॉर्मूला लग गया होगा आपको, देखो साइन ए कॉस बी, और ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, साइन ए माइनस बी, क्योंकि आपको पता है ये है बच्चे साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। आप इसको कॉस भी बना सकते थे, कॉस का फॉर्मूला साइन के साथ साइन लग देते तो क्या आ जाता, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए साइन का बना ले तो कोई बात नहीं, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ गया साइन ए माइनस बी यानी कि 2 अल्फा माइनस π/4। अगर मैंने इधर साइन रखा है तो मुझे इधर भी साइन रखना होगा। ये साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है बच्चे, साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, साइन 30। अब साइन 30 और भी तो मल्टीपल वैल्यू होगी, आपने देखा होगा 11th क्लास में, लेकिन यहां उसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी मैं इसको साइन 30 ही ले सकता हूं। तो कितना आ गया, साइन π/, कितना बच्चे, साइन π/6, साइन π/6। अब जरा गौर से देखिएगा, ये साइन से साइन कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू व्हाट, π/6। इसको चले जाइए तो 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट, π/4 प्लस π/6, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बच्चे, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए 4 3 जा 12, तो ऊपर आएगा 3 और ये 2 पाई, तो ये आ गया बच्चे देखो 5π/12। मुझे चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज व्हाट 5π/, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 24। आप जरा गौर से देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5π/12, ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन।
यानी होमोजेनियस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है अभी हमने ये देखा। हमारा आज की क्लास में मैंने क्या बोला आपको, हम चल रहे हैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके मल्टीपल केस कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम देख रहे थे। एक बार फिर देखिए एक और केस, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। आप जरा गौर से देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे। कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस दी हुई है हमें, हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चे, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन में केस क्या होता है। पहले तो ये कंफर्म करिए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है या होमोजेनियस इक्वेशन है। भाई ये होमोजेनियस तो नहीं है, क्योंकि इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और केसेस भी क्या लिखे हैं, होमोजेनियस होती तो क्या बोलता वो, या तो ट्राइबल या नॉन ट्राइबल, बट उसने बोला है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए, नो सॉल्यूशन कब होता था। भाई इक्वेशन लिख देता हूं, चलो पहले मैं इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वॉट 6, इधर है x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू वॉट 9, इधर है x प्लस 5y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू वॉट म्यू। मेरा पर्पज है मैं हर टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं। हमने क्या पढ़ा, होमोजेनियस, अब नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। तो यहां देख रहे हैं आप नो सॉल्यूशन है। अब आपके माइंड में आना चाहिए भाई नो सॉल्यूशन में सर ने क्या बताया था। तो एक बार फटाफट से मैं दिखा दूं आपको नो सॉल्यूशन में क्या पढ़ाया था, जरा गौर से देखिएगा। नो सॉल्यूशन में आपको क्या बताया गया था, चेक करिए जरा, यही था कुछ, चेक करो जरा केस। नो सॉल्यूशन आपको पता है ये क्या था, नो सॉल्यूशन। इट मींस व्हाट, डी तो जीरो होगा एंड डी आई जीरो नहीं होगा, मतलब डी जीरो होगा और डी आई जीरो नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नो सॉल्यूशन बोला है बच्चे, तो नो सॉल्यूशन में क्या हो गया। अब यहां थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। भाई एक बात तो कंफर्म है कि यहां क्या होगा, डी जीरो होगा, डी जीरो होगा एंड डी आई जीरो नहीं होगा, डी जीरो होगा एंड डी आई जीरो नहीं होगा। तो फटाफट से पहले डी निकालते हैं। चलिए पहले डी की बात करते हैं। डी कितना है बच्चे, डी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब 1 1 1, इधर आ गया 1 2 5 और इधर 1 5 लैम्डा। मैं पहले इसकी बात करता हूं। देखो इसको सॉल्व करने के आपके दो मेथड है, मैंने बताया एक तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो या फिर इसको जीरो बना सकते हो इजी करने के लिए। वैसे तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्टली क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो जरा चेक करिए, प्लस माइनस प्लस, अगर मैंने 1 लिया सपोज तो ये कैंसिल कितना आएगा बच्चे, 2 लैम्डा माइनस 25, और माइनस का 1 लिया तो ये कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, कितना है बच्चे लैम्डा माइनस 5 हो गया, और प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल कितना है बच्चे, ये आ गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि डी जीरो है। भाई नो सॉल्यूशन है ना, तो डी तो कंफर्म जीरो है, डी तो कंफर्म जीरो है। तो मतलब कितना आ गया, देखो ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 25 माइनस लैम्डा प्लस 5 और प्लस का ये आ गया बच्चे 3 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज व्हाट लैम्डा, माइनस 25 प्लस 5 कितना है माइनस 20 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज व्हाट 17। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 17। भाई लैम्डा की वैल्यू 17 आ रही है तो आपको ये तो कंफर्म हो गया है कि ये तो जीरो, सॉरी वाला केस तो होगा नहीं, ये तो केस होगा नहीं। उसने बोला है लैम्डा 17 है, मतलब ये वाला केस भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं होगा। अब बच्चे कितने केस हमारे, दो केस। अब दो में से देखो कॉमन सेंस, भाई 17 तो जीरो है, यानी ये तो अब ये केस होगा या ये केस होगा। अब जो भी केस हो, अब जितने भी पार्ट होंगे, भाई D1 कहूं या D2 कहूं या मतलब D2 कहूं या D3 कहूं, वो सब क्या होंगे, भाई जरा कॉमन सेंस, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना। वो जो भी होंगे वो क्या होंगे बच्चे, वो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। वो नॉट इक्वल टू क्या होंगे, जीरो, मतलब जो भी टर्म आएगी नॉट इक्वल टू होगी। और नॉट इक्वल टू किसमें बच्चे, इसमें। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है, म्यू जो आएगा वो 18 के इक्वल आएगा, बट वो कह रहा है वो नहीं है। भाई ठीक है, आप समझे ना, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये हमारा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा वहां। भाई जेई भी आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा।
ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे पेपर फोड़ना है, जनवरी में ही फोड़ना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि ये टॉपिक मैंने कहा ना आपको कंफर्म आना है, 100% आना है, तो इसमें तो रिस्क लेना ही नहीं है भाई, ये तो करना ही करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये तभी आएगा जब प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आया बच्चे हमारे पास, क्या है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन, इक्वेशन दी हुई है कुछ हमें, और क्या बोला गया है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जरा दिमाग पे जोर डालो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भैया ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते थे? अब तो पता लग गया होगा बच्चों को, जब डी क्या होगा, जीरो, एंड डी आई भी जीरो, मतलब D1 D2 D3 सभी जीरो होंगे। अब यहां थोड़ा स्मार्टली सोचना होता है आपको, थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होगा, मतलब स्मार्टली मतलब कैलकुलेशन ताकि इजी हो जाए ऐसे सोचना होगा। भाई एक तो उसने बोला है डी जीरो है, चलिए पहले मैं लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। अगर मैं डी की बात करूं तो आपको नजर आ रहा होगा क्या होगा बच्चे, 1 2 14, इधर 2 लैम्डा 3, इधर -3 5 म्यू। जब मैं D2 की बात, सॉरी D1 की बात करूंगा तो फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट, कितना आएगा बच्चे, 2 5 33, बाकी सेम रहेंगे, मतलब 2 लैम्डा 3, इधर -3 5 म्यू। और जब मैं D2 की बात करूंगा तो सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा, तो कितना आएगा बच्चे, 1 2 14, और इधर कितना आ गया, 2 5 33 सेकंड कॉलम की जगह, और ये कितना है बच्चे, -3 5 म्यू, ये आ गया। और जब मैं D3 की बात करूंगा तो जरा गौर से देखिएगा, D3 में क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या है, 1 2 14, इधर 2 लैम्डा 3, और यहां आने वाला है 2 5 33, 2 5 और 33। अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, लैम्डा और म्यू, लैम्डा एंड म्यू। अगर मैं डी को सॉल्व करता हूं तो आप देख रहे हैं इसके अंदर लैम्डा और म्यू दोनों आ रहे हैं, तो लैम्डा और म्यू की फॉर्म में इक्वेशन बनने वाली है। और यहां भी आप देख रहे होंगे लैम्डा और म्यू दोनों टर्म आई हुई हैं, तो इसका मतलब लैम्डा और म्यू में यहां भी इक्वेशन बनने वाली है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इन दोनों को अवॉइड मार दूं, दोनों को अवॉइड मार दूं, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि यहां से म्यू निकल जाएगा और यहां से डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा, तो ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। और भी इजी करना चाहते हो कैलकुलेशन को, देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व करो इसको तो भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें जीरो भी बना सकते हो बच्चे। अगर आप जीरो बनाना चाहते हो तो जीरो बना के भी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। कैसे कैसे जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं ये कहूं आपको C2 टेंस टू, यहां मैं जीरो बना रहा हूं, चाहो तो यहां भी जीरो बना सकते हो या एक की जगह जीरो बना लो। C2 टेंस टू कितना, C2 माइनस 2 टाइम ऑफ C1, तो क्या आ जाएगा, एक ही बना लेता हूं, चलो ये आ जाएगा 1 2 14। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 4, तो 5 - 4 इज व्हाट, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 14 × 2 28, 28 और 33 कितना आएगा बच्चे, 5। 33 - 28 5, और ये कितना है बच्चे, -3 5 और म्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि D2 क्या है, 0 है। आपको पता है ना ये सारे क्या होते हैं, 0। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे, ये क्यों करना है आपको, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब जरा देखिएगा कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है। अब क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, एक पार्ट तो 0 हो जाएगा सीधे। तो जैसे सपोज मैंने 1 लिया, तो 1 लिया तो ये कैंसिल, कितना आएगा बच्चे, म्यू -25, म्यू -25, माइनस का 0 लेंगे तो क्या आ गया, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब माइनस का 3 लिया तो ये कैंसिल, कितना है बच्चे, 10 माइनस का 14 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये आ गया बच्चे कितना, म्यू -25, ये पार्ट तो 0 है, ये कितना बचा, आपको नजर आ रहा होगा, ये कितना बचा, -4 इंटू 3 माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया म्यू 25 - 12 -13 इक्वल टू 0। सो म्यू इज व्हाट, 13। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 13 आ गई। म्यू यहां से आ गया, अब लैम्डा यहां से निकाल दीजिए। यहां से भी इसको इजी करने के लिए आप क्या करें, इधर 0 बना लें, लैम्डा वाले पार्ट को ना छेड़ें, कैलकुलेशन टफ हो सकती है वहां से।
तो क्या करोगे आप, यहां लिख दो आप C3 टेंस टू C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, ट्वाइस ऑफ C1। तो आप देखेंगे क्या आया, मैंने चेंज किस में किया है, C3 में। C3 में मैंने चेंज किया है स्मिथ व्हाट, कॉलम थर्ड में मैंने चेंज किया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम नहीं छेड़ेंगे, उनको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आ गया कितना 1 2 14 और ये आ गया बच्चे 2 लैम्डा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बच्चे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 2 इज व्हाट, 5 माइनस 4 1, ये कितना है, सेम ही तो है बच्चे, ये भी कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28, ओके 28 आ गया, सॉरी 28 नहीं 5 आ जाएगा बच्चे, 5, 28 तो माइनस करेंगे ना उसमें से, 33 माइनस 25 मतलब 5 आ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, ये आ जाएगा बच्चे 5, और ये भी क्या होगा 0, कर दीजिए वेलवेट, प्लस माइनस प्लस, तो कितना है देखो जरा, 1 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना है बच्चे 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, अब लेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 लिया तो ये कैंसिल कितना है, 5 टू जा 10 माइनस का 14, बाकी तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो कितना आ गया बच्चे देखो, ये आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, और इधर कितना है ये माइनस का 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा ये माइनस का 4 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बच्चे 5 लैम्डा, और ये कितना है 8 में से 3 गया, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चे -1, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू, एंड यू नो लैम्डा कितना है हमारा -1 और म्यू कितना है मेरा 13, म्यू आया बच्चे 13, तो ये आ गया +12, यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए जरा, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कितनी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, यस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, यस ये क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बच्चे, उसने बोला है अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ सॉरी विद द वैल्यू ऑफ m, अल्फा बीटा क्या है, m की वैल्यू है, फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया, अगेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गए, तो उसके बाद बोला देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, जरा समझिएगा। पहले मैं इक्वेशन प्रॉपर्ली लिख के दिखा दूं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 1 है, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू कितना है m है, और इधर कितना है बच्चे x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू वॉट m स्क्वायर है, ये दे रखा है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पहले तो मुझे उसने बोला है अल्फा बीटा क्या है, द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू चाहिए मुझे, m की वैल्यू चाहिए मुझे। आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन d क्या होगा 0 होगा एंड di क्या होगा 0 होगा। तो आपको कोशिश करनी है कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, कैलकुलेशन हमारी इजी रहे और m कैलकुलेट करना है। भाई मैं d1 की बात करूंगा, सॉरी d की बात करूंगा तो d में तो m आएगा ही नहीं। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो d क्या आने वाला है बच्चे 1 1 1, इधर 1 2 4, इधर 1 4 10, इसमें तो m ही नहीं है, इसमें तो m ही नहीं है, तो इसको तो मुझे जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की। d1 की बात करूंगा तो इसकी जगह m आ जाएगा, और ये तो 1 1 है, तो कैलकुलेशन में ये वाले तो हेल्पफुल रहेगा, तो इसको ना छेड़ें आप, कोशिश करिए जिसमें बड़ी संख्या हो ना, ये जो बड़े डिजिट है इसको हटा दें, यानी 3 को हटा रहे हैं तो क्या निकाला होगा बच्चे d3 कैलकुलेट करूंगा क्या आएगा 1 1 1, और इधर 1 2 4, और इधर क्या आ जाएगा 1m और m स्क्वायर, ये आ गया होगा बच्चे, ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा बच्चे 0 होगा। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, m क्यों ले जाएगी। इसको भी इजी करना चाहते हो तो आप इसमें से यहां 0 बना लो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, क्योंकि इधर छेड़ूंगा तो m के साथ कुछ चेंज हो गया, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो यहां मैं क्या लगा सकता हूं बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां ये कर दूं, क्या कर दूं, ये मैं कर देता हूं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 करता हूं तो जरा गौर से देखिएगा, मैंने C2 में चेंज किया है, ध्यान से देखिए बच्चे, C2 का मतलब मैंने सेकेंड कॉलम में चेंज किया है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो सेम रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सेम रखता हूं 1 1 1, और ये 1m एंड m स्क्वायर, इसको मैं सेम रखता हूं, यहां क्या आ जाएगा
1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 1 3, सिंपल कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सॉरी इवेल्यूट कर दो, प्लस माइनस प्लस 1 लिया तो ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई कितना एम स्क्वायर माइनस 3m, एम स्क्वायर माइनस 3m, भाई इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी से मल्टीप्लाई माइनस, अब 0 लेंगे तो पूरा 0 हो गया, प्लस 1 लूंगा तो ये कैंसिल इसके से मल्टीप्लाई कितना है बच्चे 3 माइनस 1। अब जरा देखो ना कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 3m और यहाँ कितना आया बच्चे, ये आ गया प्लस का 2। आप देख रहे होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये क्या बन गई है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब क्या होने वाला देखो जरा गौर से देखिएगा जरा, मल्टीप्लाई करे तो 2 आया और प्लस करे तो 3 आया, 2 बन जा 2, तो कितना आ गया बच्चे देखो ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से m कॉमन लेता हूँ तो m माइनस 2 आएगा और माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी m माइनस 2 आएगा, यानी फाइनली यहाँ से आप देख रहे होंगे m की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, m की वैल्यू एक 1 आ गई है और एक 2 आ गई है, m की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 2 आ गई है, m की वैल्यू आ गई। बट उसने क्या बोला है आपको कि जो m की वैल्यू है वही तुम्हारे अल्फा बीटा है, तो मैं ये कह दूं कि मेरी अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, या अल्फा 2 बीटा 1 है, मतलब दोनों एक एक है। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी वैल्यू या बड़ी वैल्यू बीटा है अल्फा है, तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर बात इतनी होती तो आंसर हमारा आ चुका था, बट यहां कुछ और चेंज करने को बोला है। यहां आपको दिया हुआ है बच्चे समीशन सिग्मा, घबराना मत, सिग्मा का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सिग्मा नोटेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये होता है एन की पावर अल्फा प्लस एन की पावर बीटा। और भाई इसको मैं ये लिख दूं, क्योंकि अल्फा बीटा तो आ चुके हैं, मैं ये लिख दूं n की वैल्यू 1 से 10 तक है, और यहां क्या है, ये क्या अल्फा कितना है n की पावर 1 और प्लस ये n की पावर 2, और n क्या है बच्चे n दे रखा है, n की वैल्यू 1 से 10 तक जाना है और सबको जोड़ते जाना है, सम करते जाना है। अगर मैं n की वैल्यू यहां रखता हूं 1 से 10 तो क्या आने वाली है, ये आने वाला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सॉन ऑफ 2 कितना 10, एंड सिमिलरली यहां रखूंगा क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सॉन ऑफ 2 कितना 10 स्क्वायर। आपको पता होगा ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, एंड व्हाट इज दिस स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का n प्लस 1 बाय 2, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। n क्या था 10, तो ये आ गया बच्चे 10 इंटू वॉट 11 बाय 2 प्लस हेयर ये 10 11, ये आ जाएगा 20 प्लस 21 21 बाय 6, 21 बाय 6। दोनों में कुछ कॉमन है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 10 इंटू 11 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा बच्चे 1, और प्लस इधर कितना आया 21 बाय 3 सॉरी 6, इसको आप 3 से काट सकते हो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, करिए कैलकुलेशन कितना आ गया बच्चे 10 इंटू 11 बाय 2, ये कितना आ जाएगा बच्चे 2, ये कितना आ गया 2 प्लस 7 2 प्लस 7, तो ये कितना आ गया देखो 2 प्लस 7, तो ये आ गया कितना बच्चे देखो, इसको 5 से काट दूं, 5 इंटू कितना 11 इंटू वॉट 9 बाय 2, बस सिंपल। तो अब इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड करोगे आंसर, 2 से डिवाइड कर देना आंसर। तो ये था हमारा सिंपल सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो बस आपको क्या याद रखना है, ये सॉल्यूशन किस टाइप के दिए हुए हैं, कंडीशन क्या दे रखी है आपको, तो कंडीशन अगर आपको याद है आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा गौर से, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, अब तो मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, जरा गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर अगेन कहता है, अभी मैं अब हिंट देना शुरू करूंगा, आपको हिंट देता जाऊंगा, अगर क्वेश्चन लगते हैं आपको बहुत इजी है, आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जो PYQ होंगे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, सारे PYQ लगाना इस टॉपिक पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म आना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, एक बार दोबारा देखिए जरा क्वेश्चन, कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, म्यू माइनस 2 लैम्डा, अगेन म्यू माइनस 2 लैम्डा। जरा गौर से देखें इक्वेशन क्या दी है बच्चे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट 4, इधर कितना है 5x प्लस लैम्डा वाई
और प्लस 3z इज इक्वल टू वॉट 12 और इधर दिया है बच्चे 100x माइनस 47y प्लस म्यू जेड इज इक्वल टू वॉट 212। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है लैम्डा और म्यू की। जरा गौर से देखिएगा, फिर अगेन मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब क्या होगा, डी जीरो होगा एंड डी आई इज ऑल्सो जीरो। भाई अगर मैं डी की बात करूंगा तो डी आपको पता है, मैं लिख देता हूं चलिए, क्योंकि अगर आपको लगता है सिमिलर क्वेश्चन है तो हम छोड़ देंगे उसको। 2 5 100 इधर -1 लैम्डा -47 इधर 1 3 और ये म्यू। और डी 1 की बात देखिए, जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसमें लैम्डा और म्यू दोनों आ रहे हैं बच्चे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है क्योंकि मुझे लैम्डा म्यू अलग से चाहिए। यहां से सॉल्व करूंगा तो लैम्डा और म्यू की फॉर्म में इक्वेशन आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, तो कोशिश करिएगा इसको अवॉइड करने की। जब मैं D1 की बात करूंगा, अगर मैं D1 की बात करूंगा, आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा, इसकी जगह ये आएगा, इसका मतलब फिर लैम्डा और म्यू आने वाले हैं, तो मैं उसको भी अवॉइड मार दूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना होगा बच्चे, एक तो D2 लेना होगा और एक D3 लेना होगा और बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब मैं D2 की बात करूंगा तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 2 5 100 और इसकी जगह क्या आया बच्चे, ये आ जाएगा 4 12 212, इधर कितना आया 1 3 म्यू, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, D2 में ये वैल्यू आ जाएगी। और D3 की बात करूंगा मैं तो D3 में क्या आने वाला है, ये आ जाएगा बच्चे 2 5 100 और इसकी जगह कितना है 4 12 दिस और ये आ जाएगा 1 3 म्यू, ये क्वेश्चन आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। बस आप वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी मैंने कुछ चेंज किया, वो तो D2 मैंने दोबारा से D2 लिख दिया, D3 लिखना था, सॉरी बच्चे D3, एक मिनट जरा इसको हम हटा देते हैं, D3 की बात कर रहा हूं मैं। D3 की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चे, थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 100 इधर कितना आएगा -1 लैम्डा -47 और इधर क्या आ जाएगा 4 12 212, ये आ जाएगा बच्चे। अब इनको कैलकुलेशन कैसे करें, मतलब मेरा मेन मोटो क्या होना चाहिए, मेरा मेन मोटो डी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, रीजन आपको पता है, D1 भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं कल कैलकुलेट करूंगा D2 और D3, ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। अब इसको भी इजी कैसे करूं, कोशिश किया करो जीरो बनाने की कोशिश करें। अगर मैं यहां जीरो बना लूं, मतलब इसके 2 टाइम से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी क्या आएगा C2 टेंस टू C2 माइनस 2 टाइम ऑफ C1 कर दूं, तो देखिएगा कैलकुलेशन कितनी इजी होने वाली है। अभी देखना कैलकुलेशन कितनी इजी होने वाली है। तो ये कितना आ गया बच्चे 2, देखो C2 में चेंज कर रहा हूं तो मतलब C1 रिमेन सेम, C1 रिमेन सेम, तो कितना आ गया 2 5 100। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 10, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 10, 12 माइनस 10 इज व्हाट 2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बच्चे 200, 200 को 212 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 3 म्यू और ये क्या आ गया बच्चे पूरा 0 आ गया। अब देख रहे होंगे आप कितना इजी हो गया कैलकुलेशन। अब तो सीधे क्या हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस प्लस, तो ये मैंने 2 लिया, ये कैंसिल कितना आ गया बच्चे 2 म्यू माइनस 36 और ये तो 0 हो जाएगा पूरा 0, प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल कितना है 60, 12 इंटू 5 60 माइनस 200 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा देखो 4 म्यू माइनस 72 और इधर कितना आ गया माइनस का 140 इज इक्वल टू 0, 140 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इधर ले जाइए, तो 4 म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे देखो, ये आ जाएगा 2 7 4 11 और 12, ये आ गया बच्चे, प्लस का आ जाएगा, सॉरी इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 212 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 53, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गया। अब क्या रह गया हमारा लैम्डा, लैम्डा यहां से निकाल दीजिए। अगेन इसको इजी करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करता हूं कितना आ जाएगा बच्चे देखो, ये आया 2
500, इधर कितना आया -1 लैम्डा -47, ये कितना आ जाएगा 0, ये आ गया 2 और ये आ गया 12। बस इवेल्यूएट कर दीजिए। इवेल्यूएट करोगे तो क्या आएगा बच्चे, देखो प्लस माइनस प्लस, अगर मैंने 2 लिया तो ये कितना है बच्चे, ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई 12 लैम्डा माइनस माइनस पहले से 47 इंटू 2, 7 2 जा 14 और ये 96, ये आ जाएगा 96। अब ये आया माइनस क्या लेंगे, माइनस पहले से तो प्लस का 1, तो ये कैंसिल कितना है 60 माइनस का 200 इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब भाई सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इसको कैलकुलेशन तो कर लोगे ना बच्चे। भाई क्या हो गया, देखो ये आ गया ना 24 लैम्डा आ गया और प्लस 4 2 जा 8 और ये 18 और ये आया माइनस का कितना 140 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होगे कितना आ गया बच्चे 24 लैम्डा, मैं इधर कर देता हूँ इसको कैलकुलेशन को, ये आया कितना 24 लैम्डा और इधर माइनस करिए, ये कितना आ गया बच्चे 8 प्लस का ये आ गया 8 और 48 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 48। तो इसको इधर ले जाऊंगा कितना आएगा बच्चे 24 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 48 और लैम्डा इक्वल टू व्हाट माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ गया। अब देखिए लैम्डा और म्यू हमारे पास है, मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था म्यू माइनस 2 लैम्डा। म्यू कितना आया बच्चे 53, म्यू कितना आया था 53 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा कितना है -2, 2 2 जा 4, तो ये रखा 2 है -2 रखेंगे तो ये आ गया 53 और प्लस का हो गया 4, तो ये आ गया 57 इज द करेक्ट आंसर, 57 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे मैंने कहा ना ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा उसको 0 बना लो। 0 बनाने से क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब मोस्टली क्वेश्चन अब देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, जरा देखिए अगेन चेक करिए, सेम क्या नजर आ रहा है आपको, देखो जरा, कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगेन आप देख रहे हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब वैल्यू किसकी चाहिए मुझे 7a + 3b, यानी अब क्या मुझे लैम्डा और म्यू की जगह क्या चाहिए, a और b चाहिए। इक्वेशन क्या दी है आपको, इक्वेशन दी है बच्चे x + y + 2z इक्वल टू व्हाट 6 और इधर कितना है 2x + 3y + az इज इक्वल टू व्हाट a + 1 और इधर क्या लिखा है -x - 3y प्लस का bz इज इक्वल टू व्हाट 2b। वेरी सिंपल, 2b क्या करें, वही a और b निकालना है, a और b निकालना है। तो क्या करें हम इसमें, भाई एक तो मैं क्या करूंगा, अब तो इक्वेशन अब क्या a और b रहेंगे साथ में, अब तो a और b रहेंगे साथ में। मैं d1 की बात करूं चाहे तो, मैं d की बात करूं तो d में भी a1 d2 की बात करूं d3 की बात करूं, कोई भी बात करूं, अब तो रखनी पड़ेगा, मैं 2 इक्वेशन बनाएंगे। मतलब d क्या होगा बच्चे 0 एंड di इज ऑल्सो 0। तो d कितना होगा बच्चे, देखो गौर से देखो, ये आ जाएगा 1 2 -1, इधर 1 3 -3 और इधर कितना आएगा 2ab। वेरी सिंपल, एक तो पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट तुम्हारा इधर हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होने वाला है बच्चे, ऐसा करिए d3 निकाल दीजिए, क्योंकि d ये तो a और b तो यहां भी रहेगा, फिर अगर करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। d3 ले लेते हैं सीधे, d3 में क्या आएगा 1 2 -1, इधर 1 3 -3 और इधर क्या आ जाएगा बच्चे 6 a + 1 और ये 2b, ये 0 आ जाएगा बस सीधे। तो यहां से 2 इक्वेशन बनेंगी a और b की फॉर्म में, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। देखो जरा गौर से, इसको भी इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 0 बना लो। वैसे तो ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी डिजिट हैं, आप कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा बच्चे, देखो c2 टेंस टू कितना c2 - c1। ये तो मैंने आपको रामायण इलाज दे दिया है, इससे तो कैलकुलेशन ईजी होनी है। और ये कब कर पाएंगे आप, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, तो जरा गौर से देखिएगा अब क्या आने वाला है। भाई c2 में चेंज किया है, मतलब 1 2 -1 एज इट इज, माइनस करेंगे 0
3 माइनस 2 1, और ये माइनस, देखिए -3 + 1 कितना आएगा बच्चे, -2 आएगा, और इधर आ गया 2a और b इज इक्वल टू व्हाट 0। इवेलुएट करिए, इवेलुएट करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा दूर से प्लस माइनस प्लस, अगर मैंने 1 लिया तो ये कैंसिल, कितना हो गया बच्चे, ये आया b, माइनस ये माइनस पहले से तो 2a हो गया, एक इक्वेशन आ गई। ये तो पार्ट 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ये 0 हो जाएगा तो सीधे क्या हुआ, +2 लूंगा मैं, तो ये कैंसिल कितना आएगा बच्चे, -4 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बच्चे b + 2a, और यहाँ कितना है -3 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ 2a + b इज इक्वल टू 6। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है a और b की फॉर्म में, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से आने वाली है, फटाफट से इसको भी इजी करने के लिए सीधे सब्ट्रैक्ट करिए, जब सीधे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 1 2 -1, और ये आ गया 0, इधर कितना है 1 और इधर आ गया -2, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, इधर कितना है बच्चे 6a + 1, इधर 2b, बस कर दीजिए इवेलुएट, प्लस माइनस प्लस, अगर मैंने 1 लिया तो ये कैंसिल कितना है बच्चे, ये आ गया 2b, माइनस ऑलरेडी है यहाँ 2 में, तो प्लस ही हो जाना है, कितना आएगा प्लस का 2a + का 2, ये आ जाएगा बच्चे, ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस का 6 लेंगे तो ये कैंसिल कितना आया, -4 + का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बच्चे 2b + 2a + 2 प्लस ये कितना है बच्चे -3 इंटू 6 माइनस का हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2b + 2a + सॉरी माइनस का बार प्लस लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा माइनस का कितना, जरा गौर से देखिए, 18 माइनस का है प्लस का 2 माइनस का 16 इज इक्वल टू व्हाट 0, माइनस का दिस। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगी इक्वेशन, a + b इज इक्वल टू व्हाट 8 आ जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो 8 आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब बहुत सिंपल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b निकाल सकते हो, कैसे देखो जरा, मेरे पास पहले इक्वेशन कितनी है बच्चे, 2a + b इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास 6 है, और यहां से इक्वेशन कितनी है, a + b इक्वल टू व्हाट, यहां से 8 इक्वेशन है, ये a + b इज व्हाट 8 और 2a + b इक्वल टू 6। भाई जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b कैंसिल कितना आ जाएगा बच्चे, a इज इक्वल टू व्हाट -2, a कितना आ गया -2, a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू -2 इसमें रख दो, अगर मैं हमारे पास था a + b इक्वल टू व्हाट कितना 8, तो कितना है -2 + b इक्वल टू व्हाट 8, तो b इज व्हाट 10 हो जाएगा, a और b आ गया हमारे पास, और वैल्यू किसकी निकालनी थी बच्चे, मुझे निकालनी है 7a + 3b, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना था, a था हमारे पास -2 इंटू a माइनस का 14 और प्लस का b कितना है 10, तो कितना आ गया 30 - 14 करिए सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा बच्चे देखो 16, तो 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे होंगे आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट देखिए ना, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगेन सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। भाई क्वेश्चन क्या दे रखी है, इक्वेशन दी हुई है आपको x + 4y - z इक्वल टू व्हाट लैम्डा, नेक्स्ट है 7x + 9y प्लस म्यू इक्वल टू व्हाट -3, इधर कितना है बच्चे 5x प्लस सॉरी ये मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि तीसरी इक्वेशन ही गायब हो गई है, इसको स्विच कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे अगेन वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, लैम्डा एंड म्यू। आई थिंक अब तो चिल्ला के बच्चे बोल रहे होंगे, भाई अब तो समझ में आ गया होगा सबको, क्या आ गया बच्चे देखो, भाई इसमें भी क्या करेंगे पहले डी, अगर मैं डी की बात करूं तो डी की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 3 1, इधर 7 2 म्यू, इधर आ गया लैम्डा 5 32, और D1 की मैं बात करूं, वैसे D1 मुझे नहीं करना चाहिए, D भी मुझे नहीं करना चाहिए कि लैम्डा और म्यू इक्वेशन बनेगी, अवॉइड करना है मुझे कैलकुलेशन, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए बच्चे D2 और D3। जब मैं D2 की बात करूंगा तो आपको पता है कि फर्स्ट तो सेम रहने वाला है, और 2 की बात करूं तो सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 3 4 और -1, इधर आ गया लैम्डा 5 और 32। एंड D3 की बात करूंगा, D3 वेरी सिंपल, थर्ड कॉलम इज रिप्लेस बाय तीस एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 2 3 1 और ये 7 2 म्यू, और इधर आ जाएगा 3 4 -1।
तो आप D2 और D3 कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो भाई। सीधे यहाँ इसको प्लस माइनस प्लस करिएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा डायरेक्टली। इसमें वैसे आपको जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाह रहे हो तो देखो यहाँ बना लो उसको, सुनिए जरा, यहाँ बना सकते हो। अब क्या माइनस वन है प्लस वन है, ऐड कर लीजिए आप, C2 टेंस टू कितना, C2 टेंस टू C2 प्लस C1, ऐसे कर लीजिए। क्या आ जाएगा बच्चे, देखो ये आ जाएगा 2 3 1, इसको इसमें ऐड करेंगे कितना आ गया 5, ये आ गया बच्चे 7 और ये कितना आ गया 0, तो लैम्डा 5 32। यहां से कैलकुलेशन इजी हो जाती है बच्चे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जीरो हो जाती है कुछ वैल्यू, जीरो हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सेम ऐसे इन दोनों को ऐड कर लेना, जीरो बन जाएगा और इवेल्युएट कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आराम से कर लोगे आप। नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, दिस क्या लिखा बच्चे, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और क्या निकालना है बच्चे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं D1 की बात करूंगा, D की बात करूं, इसमें तो D निकाल सकते हैं, D बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितना है 11 2 8, इधर कितना है बच्चे 1 3 माइनस 19, और इधर लैम्डा 5 माइनस 39। भाई बिल्कुल सिंपल, ये क्या होगा 0, बिल्कुल सिंपल। क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सिंपल। और जब मैं D2 की बात करूंगा, सॉरी D2 की बात करूंगा, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 11 2 8, और 2 सेकेंड कॉलम की जगह कितना आएगा, D2 मत करिए, D3 करिए बच्चे, D3 करिए, क्योंकि लैम्डा आ जाएगा फिर, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये तो 1 आ गया, 3 और माइनस 19, और इधर कितना आया बच्चे, ये आ जाएगा माइनस 5 3 म्यू, ये आ जाएगा। अभी यहां कैलकुलेशन कैसे इजी करोगे आप, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, कैलकुलेशन इजी कैसे करोगे, अब की बार इधर सब्ट्रैक्ट करने के बजाय ना, जरा गौर से देखिएगा, रो में नजर आ रहा होगा आपको, तो भाई कैलकुलेशन तो इजी करनी होगी आपको, थोड़ा दिमाग से चलाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो आप, अगर मैं इस वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करके यहां से माइनस कर दूं तो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, बस 0 बना देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। फिर एक तो 0 बन गया ना, एक 0 बनने से क्या होता है, बहुत हेल्प हो जाती है बच्चे, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा 0 बना लीजिएगा, क्योंकि 0 बना के इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो आपको मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं करना है जेईई में, सारे क्वेश्चन आपको कोशिश करिएगा क्रैमर्स रूल से करें। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहां से हम हर शिफ्ट में हर साल क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और वीडियो अगर पसंद आती है, वैसे तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि आपको एक एक चीज ऐसी मिलने वाली है जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसको प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए, मैं बार बार बोलता हूं आपको, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा कुल मिला के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें।